बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और उसके साथ हमने क्या डिस्कस किया था, अफाइन ज्योमेट्री को हमने डिस्कस किया था कि अफाइन ज्योमेट्री क्या होती है, और ये हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हमने असल में जो लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल की थी ना, उसको ज़रा काइंडली समझें कि वो क्या थी। कि अगर हमने 3 पॉइंट्स को मैप करना हो, 0 0 1 0 और 0 1 को, कौन से 3 पॉइंट्स पर, ए बी पर, ये किस पे मैप होगा, सी डी पे, और ये किस पे जाके मैप होगा, ई एफ पे। अगर ये मैपिंग हमने करनी हो ना, तो उसका हमने जो फार्मूला फाइंड किया था, तो हमने देखा था कि वो क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी माइनस ए डी माइनस बी ई माइनस ए एफ माइनस बी। इसके साथ क्या था, एक्स, और प्लस क्या था मेरे पास, ए बी था। बताने का मकसद ये है कि ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया था ना, इसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि इसकी डोमेन ये होनी चाहिए, और लाजमी तौर पर ये इस पे मैप होगा, ये सी डी पे मैप हुआ करेगा, और 0 1 किस पे मैप हुआ करेगा, ई एफ पे। एक बात तो ये थी। जो दूसरी बात हमने यहाँ पर देखनी है कि सपोज़ करें मेरे पास यहाँ पर एक सेट ए है, और यहाँ पर मेरे पास एक सेट बी है। तो अगर एक फंक्शन ए से बी पे जा रहा है, जिसकी डोमेन ए है और रेंज क्या है, एक और डोमेन जिसको हम बोलते हैं वो बी है, तो अगर मैं कहूँगा कि जो फंक्शन बी से ए पे आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, ये मैंने क्या फाइंड किया है, एफ का इन्वर्स है। इट मीन्स अगर एक फंक्शन ए से बी पर है, तो जो फंक्शन बी से ए पर होगा हम उसको क्या कहा करेंगे, एफ इन्वर्स। ठीक है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ज़रा जो नेक्स्ट है हमारे पास, सपोज़ करें मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, और एक सेट मेरे पास कौन सा है, सी है। अच्छा, इसमें हम ये क्या कह रहे होते हैं, हम कहते हैं कि हमने ए को किस पे मैप कर दिया है, बी पे मैप कर दिया है। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास एक फंक्शन ये है, मेरे पास एफ वन कौन सा फंक्शन है, ए से कहाँ पर जा रहा है, बी पे जा रहा है। दूसरा फंक्शन है मेरे पास एफ टू, जो बी से किस पे जा रहा है, सी पे जा रहा है। ठीक है। मतलब मैं क्या कहूँगा, एफ वन वो फंक्शन है जो ए को किस पे मैप कर रहा है, बी पे, और एफ टू वो फंक्शन है जो बी को किस पे मैप कर रहा है, सी पे। अब मैं अगर वो फंक्शन ढूंढना चाहूँ जो ए को किस पे मैप करेगा, सी पे मैप करेगा। ठीक है। सपोज़ करें इस फंक्शन को मैं क्या नाम दे देता हूँ, एफ का। ठीक है। मुझे एफ नहीं पता, मुझे दो चीज़ें पता हैं, कौन कौन सी, एफ वन और एफ टू। ठीक है। तो अगर मैंने एक फंक्शन फाइंड करना है फ्रॉम ए टू सी फाइंड करना है, तो बजाय इसके कि मैं ए से सी पर डायरेक्ट आऊँ, मैं इनफैक्ट मैपिंग फाइंड करूँगा एफ वन इज़ इक्वल टू, मैं एफ टू कंपोजिशन एफ वन फाइंड कर लूँगा। ये ज़रा बात ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये कैसे लिखा है मैंने, कि एफ बेसिकली क्या है, पहले मैं क्या अप्लाई करूँ, एफ वन जब अप्लाई करूँगा तो मैं ए से कहाँ पर आऊँगा, बी पर। फिर F1 के बाद मैं क्या अप्लाई करूँगा, F2। जब F2 अप्लाई करूँगा तो बेसिकली B से मैं कहाँ पे चला जाऊँगा, C पे। तो इट मीन्स मैंने A से C तक के पाथ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पाथ जो है वो A से कहाँ पे लेके जाता है, B पे, और दूसरा जो पाथ है वो B से कहाँ पे लेके जाता है, C पे। तो इसको हम कहते हैं कि हमने क्या किया है, फंक्शंस को आपस में क्या कर दिया है, कंपोज कर दिया। कंपोजिशन यूज़ इसीलिए होती है कि अगर आपने एक सेट से डायरेक्टली किसी सेट पे जाना हो, तो बीच में हम एक ब्रिज बना लेते हैं उसका। ठीक है। और ये ब्रिज बना के हम बेसिकली उस टोटल पाथ की बजाय ये फंक्शन यूज़ करके f इज़ इक्वल टू एफ टू कंपोज विद एफ वन, मीन्स पहले x पे अप्लाई होगा f1, वो x को a से कहाँ पे लेके आएगा, b पे। फिर वहाँ पे f2 अप्लाई होगा, x वहाँ से किस पे जाएगा, c पे जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को पता होना चाहिए कि अगर पहले सेट से तीसरे सेट पे जाना है तो हम क्या काम किया करेंगे, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम यूज़ किया करेंगे। अच्छा, ये जो कंपोजिशन वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया और ये इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये हम यूज़ कहाँ पर करेंगे। अच्छा, अब माइंड में रखना है एक बात, कि ये जो जे 0 0 1 0 0 1 से जो मैपिंग होती है, इसके लिए फार्मूला हमारे पास मौजूद है। सपोज़ करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा समझिएगा।
सपोज़ करें मेरे पास पॉइंट है 1 1 4 3 और 7 पॉइंट है 7 6। अगर मैंने इसको मैप करके लेके जाना हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन याद है ना आपको कि इन पॉइंट्स को हम यहाँ तक मैप करके लेके जाते हैं और वो फंक्शन कौन सा होता है उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। अब सपोज़ करें मेरे पास यहाँ पर पॉइंट है 5 6 11 2 3 4। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने इस पॉइंट को मैप करके इस पॉइंट पर लेके जाना है, इस पॉइंट को इस पर, और इस तरह मैंने इन पॉइंट्स को मैप करना है इन पॉइंट्स पर, किस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू? अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, तो मुझे तो सिर्फ अभी तक ये फार्मूला पता है जो 0 0 को मैप करता है ए बी पे, 1 0 को सी डी पे, 0 1 को किस पे? ई एफ पे। तो मैं करता क्या हूँ, मैं असल में इन दोनों सेट्स के दरमियान में एक नया एलिमेंट लेके आता हूँ, मीन एक नया सेट लेके आता हूँ। वो कौन सा होता है? 0 0 1 0, और तीसरा एलिमेंट कौन सा होता है? 0 1। माइंड में रखना है कि मैंने इन एलिमेंट्स को मैप करके कहाँ पर लेके जाना है? इन एलिमेंट्स पे लेके जाना है। तो अब सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, मुझे तो सिर्फ पता है कि 0 0 से मैपिंग जाएगी, जो पहले मैं 0 0 से यहाँ पर एक मैपिंग लेके जाता हूँ। इसका फार्मूला मुझे पता होगा, 0 0 से ए बी पे जाएगा, 1 0 सी डी पे, इससे ई एफ पे। सपोज़ करें मैं इस फंक्शन को क्या नाम दे देता हूँ? F1 का, क्योंकि याद रखना है कि ये जब भी इंट्रोड्यूस होंगे तो ये डोमेन में हुआ करेंगे। ठीक है, ये अगर मैं ऐसे फंक्शन ड्रा करता तो फिर ये डोमेन होती है और ये क्या होती है मेरे पास है? रेंज होती। बात समझ रहे हैं? तो अब जब मैंने बीच में ये फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया, ये मतलब एलिमेंट्स, ये जो है पॉइंट्स मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो अब मैं यहाँ से इन पॉइंट्स पे एक मैपिंग लेके जाऊँगा। इसको ए बी बोल दूँगा, इसको सी डी बोल दूँगा, इसको ई एफ बोल दूँगा, और एक मैपिंग मैं यहाँ से इन पॉइंट्स पे लेके जाऊँगा, उसको मैं क्या बोल दूँगा? F2। अब जब मैं इधर से F2 कैलकुलेट करूँगा ना, F2 के लिए ये ए बी बन जाएगा, सी डी ई एफ बन जाएगा, F1 के लिए ये बन जाएंगे। अच्छा, अब ज़रा इस पॉइंट को माइंड में लेके आना, ये मैंने क्या लिखवाया था कि अगर ए से बी पर एक फंक्शन जा रहा हो तो बी से ए पे जो फंक्शन आएगा वो क्या बनेगा? उसका इन्वर्स। तो अगर मैं पहले मैं ये F1 फाइंड करूँगा, F1 फाइंड करने के बाद मैं F1 का क्या फाइंड कर लूँगा? इन्वर्स फाइंड कर लूँगा। बात समझ रहे हैं? पहले मैं F1 फाइंड करूँगा जो 0 0 को पहले पॉइंट्स पे मैप करेगा, फिर मैं F2 फाइंड करूँगा जो 0 0 1 0 0 1 को दूसरे पॉइंट्स पे मैप करेगा। फिर जो पहले पॉइंट वाला मैंने फंक्शन फाइंड किया होगा ना, मैंने उसका क्या फाइंड करना होगा? इन्वर्स फाइंड करना होगा उसका। ठीक है, जब मैं इन्वर्स फाइंड करूँगा उसका, तो अब अगर ये मेरा फंक्शन इन स्टार्टिंग पॉइंट से, जिनको मैं ए कह दूँ, सी कह दूँ, तो मुझे बताएं अगर मैंने एक मैपिंग ए पॉइंट से सी के पॉइंट्स पे लेके जानी हो तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? पहले मैं क्या अप्लाई करूंगा? F1 का इन्वर्स, और उसके बाद मैं क्या अप्लाई कर दूंगा? F2। F1 नहीं अप्लाई करना, ये बात जरा ध्यान से देखिएगा। F1 क्यों नहीं अप्लाई करना? F1 इसलिए नहीं अप्लाई करना क्योंकि F1 इन पॉइंट से इधर है, मैंने यहाँ से उधर जाना है, तो मुझे एक यहाँ से इधर चाहिए। वो क्या होगा? F1 का क्या होगा? इन्वर्स होगा, और आगे F2 होगा। तो इट मीन्स, अब इस सारे पॉइंट को मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, और वो ये लिखा हुआ है सारा। नाउ इफ़ वी वांट टू मैप 3 पॉइंट्स P1 P2 P3 टू P1 डैश P2 डैश P3 डैश अंडर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, वी फर्स्ट फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन F1। हम पहले कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे? F1 फाइंड करेंगे। वो F1 ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या करेगी? 0 0 1 0 0 1 को किस पे मैप करेगी? P1 P2 P3। याद है ना, ये P1 P2 P3 इधर होंगे पॉइंट्स आपके, और ये इनकी इमेजेस होंगी P1 डैश P2 डैश और P3 डैश। अच्छा जी, हम क्या काम किया करेंगे? 0 0 1 0 0 1 को P1 P2 P3 पे मैप किया करेंगे, एंड देन फाइंड आर ट्रांसफॉर्मेशन F2। हम क्या फाइंड किया करेंगे? F2। F2 क्या काम किया करेगी? दैट मैप्स 0 0 1 0 0 1 को किस पे मैप किया करेगी? P1 डैश P2 डैश और P3 डैश पे। बात समझ रहे हैं कि ये मैपिंग यहाँ से पहले इधर आया करेगी और फिर उधर जाया करेगी हमारे पास। देन अब ये बात जो है ये मैंने सारी एक्सप्लेन की है आपको कि F2 कंपोज विद F1 इनवर्स। ये मैंने एक डायग्राम भी बना दिया इसमें, इसका रफ सा स्केच बना दिया मैंने
क्या काम करना है कि मैंने P1 P2 P3 को कहाँ पे लेके जाना है, P1 डैश P2 डैश P3 डैश पे। तो मैं पहले क्या काम करता हूँ, इन पॉइंट से इधर एक मैपिंग फाइंड करता हूँ, उसको मैं F1 का नाम देता हूँ, फिर उसका क्या फाइंड करता हूँ, इनवर्स। फिर मैं इन्हीं पॉइंट से इधर मालूम करता हूँ एक मैपिंग, उसको F2 का नाम देता हूँ। और जब मैं F1 इनवर्स को कंपोज करूँगा F2 के साथ, तो इट मीन्स वो मेरी P1 P2 P3 से P1 डैश P2 डैश और P3 डैश पे मैपिंग मेरी चली जाया करेगी। ठीक है। इन शॉर्ट आप याद रख सकते हैं कि जब तीन आर्बिटरी पॉइंट्स को तीन आर्बिटरी पॉइंट से मैप करना हो तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है, दिस इज F2 कंपोज विद F1 इनवर्स। और इसका अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं, ये फार्मूला अपने माइंड में रखिएगा ज़रा, ये वाला F2 कंपोज विद F1 इनवर्स। डिटरमाइन एन अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 1 2 2 1 और साथ कौन सा पॉइंट है 0 0, टू पॉइंट्स 2 1 1 2 0 0। अब देखें वो ख़त्म हो गया है, 0 0 1 0 0 1, तीन आर्बिटरी पॉइंट्स हैं, उनको तीन आर्बिटरी पॉइंट से मैंने क्या करना है, मैप करना है मैंने उनको। ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहला काम क्या करूँगा, F1 ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। F1 ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होगी, दैट मैप्स 0 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0। ये देख लें पहले तीन पॉइंट्स। अब यहाँ पर बेशक आप इनको नाम दे सकते हैं कि ये P1 है, ये क्या है P2 है, ये P3 है, ये कौन सा P1 डैश है, P2 डैश है और ये P3 डैश है। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि हमने पहले 0 0 1 0 0 1 को P1 पे P2 पे P3 पे मैप करना है। तो वो फंक्शन जो बेसिकली 0 0 1 0 0 1 को तीन पॉइंट्स पे मैप कर रहा होता है, उसका तो मुझे फार्मूला पता होता है कि C माइनस ए डी माइनस बी ई माइनस ए एफ माइनस बी साथ एक्स प्लस ए बी। अब बात आती है कि ये ए बी सी डी ई एफ कौन से हैं। आपको पता है कि जिन पॉइंट्स पे जाके ये मैप हो रहे होते हैं 0 0 1 0 0 1, ये उनके नंबर होते हैं। तो 0 0 किस पे मैप हो रहा था, 1 2 पे, तो ए 1 हो गया, बी क्या हो गया 2 हो गया। 1 0 किस पे मैप हो रहा था, 2 1 पे, तो सी 2 हो गया, डी क्या होगा 1 हो गया। और आप देख सकते हैं पीछे जाके इसमें जो P3 पॉइंट है वो कौन सा था, 0 0। इसका मतलब है 0 1 किस पे मैप हो रहा है, 0 0 पे, तो E 0 हो गया, F क्या हो गया 0 हो गया। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पुट की, F1 x 2 माइनस 1 C माइनस ए, ये वैल्यूज सारी यहाँ पे लिखी हुई है। 2 माइनस 1 0 माइनस 1 1 माइनस 2 0 माइनस 2, यहाँ पे A की वैल्यू 1 B की वैल्यू 2 आ गई, 2 माइनस 1 1 बन गया। ये सारा सिंप्लीफाई कर लिया इसको मैंने। तो F1 x मेरे पास क्या बन गया, F1 x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1 2। ये मैंने अभी क्या फाइंड किया है, ये मैंने फाइंड किया है कि जो मैपिंग इन पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगी। अब मैंने असल में इस मैपिंग का क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, बिकॉज मुझे ये फार्मूला चाहिए F2 कंपोज विद F1 का इन्वर्स। अच्छा जी, अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ F1 x, तो मेरे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे आ जाएगा कि ये ax प्लस क्या बन गया है, a बन गया मेरे पास। ठीक है। अब F इनवर्स का फार्मूला आपको याद होगा कि हमने यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी किया था कि किसी ट्रांसफॉर्मेशन का या किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, कि अगर मेरे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू ax प्लस a ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसका इनवर्स हमने वहाँ पे एक थ्योरम किया हुआ बाकायदा कि इसका इनवर्स होता है a इनवर्स x माइनस a इनवर्स a। तो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया था कि हर यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो कौन सी होती है, अफाइन होती है। तो अफाइन का भी बेसिकली इनवर्स किसी फंक्शन का फाइंड करना हो तो वैसे ही फाइंड किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब है अगर मैंने F1 का इनवर्स फाइंड करना है तो मुझे A इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। अब A मैट्रिक्स मेरे पास ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 2, ये मेरे पास मैट्रिक्स A है। तो सबसे पहले मैं A इनवर्स मालूम करूँगा। A इनवर्स कैसे मालूम करूँगा जी, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई A का मॉड। बात माइंड में है ना, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, F1 का इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ A मेरे पास ये आ जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज होते हैं, इनके साइन चेंज होते हैं, और फिर हम क्या मालूम करते हैं, A का मॉड माइनस 2। ठीक है। और ये जब मालूम करेंगे तो ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 बन देगा, ये सेंट्रल माइनस है। तो माइनस 2 माइनस 1 क्या आ गया, माइनस 3 आ गया। तो इसका मतलब है A इनवर्स मेरे पास क्या आ गया है, 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 एंड माइनस 1/3। तो ये मेरे पास A का इनवर्स आ गया।
तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने इक्वेशन 1 में क्या लिखा था, f1 इनवर्स x इज इक्वल टू a इनवर्स x माइनस a इनवर्स a। तो मैं a इनवर्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 आ गया, x माइनस a इनवर्स की वैल्यू और साथ किसकी वैल्यू आ गई, स्मॉल a की वैल्यू आ गई। इन मैट्रिसेस को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई होके ये मेरे पास f1 का क्या आ गया, इनवर्स आ गया, राइट। तो वो जो मैंने पहला फाइंड करना था ना, कि मैंने यहाँ से इधर जाना है, तो पहले मैं इधर से यहाँ पर आया था, अब उधर से ये मैंने इन्वर्स फाइंड कर लिया इसका। अब मुझे ये वाला फंक्शन चाहिए जिसको मैंने क्या नाम देना है, f2 का नाम देना है। Now let f2 be a find transformation that maps 0 0 1 0 0 1 to points 2 1 1 2 0 0 respectively। अब मैं ये कर रहा हूँ, अब इन पॉइंट से मैं उधर एक मैपिंग लेके जा रहा हूँ, और ये पॉइंट कौन से थे, P1 डैश P2 डैश P3 डैश, ठीक है। या आप इनकी वैल्यूज टैली कर सकते हैं कि 2 1 1 2 0 0 रिस्पेक्टिवली इनकी वैल्यूज जिन पे ये मैप हो रहे हैं जाके। अब ये पॉइंट्स तो जिस पे भी जाके मैप होंगे उनका हमारे पास बना बनाया फार्मूला मौजूद है, f2x इज इक्वल टू c माइनस ए डी माइनस बी ई माइनस ए एफ माइनस बी ए बी। अब बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ए बी हम पिछले नहीं यूज़ करेंगे, जो पहले हमने यूज़ किए थे वो ए बी तो हम इनके लिए यूज़ कर रहे थे ना, P1 P2 और P3 के लिए। f2 असल में इधर से इधर फंक्शन जा रहा है, तो अब ए बी हमारे पास ये पहला पॉइंट बन जाएगा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2, ई की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू 0। इन पॉइंट से जिधर हम जा रहे होते हैं ये वो पॉइंट्स होते हैं आपके, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसी तरह ए की वैल्यू मतलब सी की वैल्यू 1 रिप्लेस की है, ए की वैल्यू 2 रिप्लेस की है, डी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, 0 - 2 0 - 1 ये ए बी की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस की है मैंने। और अगर मैं इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास क्या बन गया, f2x बन गया मेरे पास एक कंप्लीट। अब ये मेरे पास ये वाला है, और मैंने एक और भी मालूम किया हुआ है, कौन सा, f1 इनवर्स। तो अगर मैंने यहाँ से अब यहाँ पर डायरेक्ट जाना है तो मैं क्या काम करूँगा, बेसिकली f2 के साथ f1 के इनवर्स को क्या कर दूंगा, कंपोज। तो पहले वो यहाँ से इधर जाएगा और फिर उधर से इधर आ जाएगा। नाउ द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P1 P2 P3, ये P1 डैश है, P2 डैश और ये P3 डैश है। Now the required transformation that maps 1 2 2 1 0 0 on to points 2 1 1 2 0 0 respectively is f2 compose with f1 इनवर्स। ये हमने डिटेल में देख चुके हैं पहले कि ये कैसे हमारे पास इन पॉइंट्स को इन पॉइंट्स पे मैप करेगा। f2 compose with f1 इनवर्स x, ठीक है। हम वो फंक्शन अब फाइंड करने लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि f2 यहाँ पर है, पहले f1 का इन्वर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर, और f1 का इन्वर्स जब x के ऊपर अप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ये हमने फाइंड किया हुआ है 2/3। ये टैली कर लें इसको, यहाँ पर 2/3 -1/3 -1/3 -1/3 प्लस 0 1 होता है। तो ये मैंने क्या अप्लाई किया है, f1 इन्वर्स किस पे अप्लाई किया है, x पे अप्लाई किया है मैंने, ठीक है। अब कंपोजिशन चूँकि हमने इससे पहले भी की हुई है, अब f2 इस सारी चीज़ को डोमेन लेगा, ठीक है। f2 इस सारी चीज़ को डोमेन ट्रीट करेगा और क्या करेगा कि f2 इसके साथ अपने वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगा, f2 का जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया था -1 -2 1 -1, और उसमें अपने वाला कॉलम वेक्टर क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। ये कंपोजिशन के पहले भी हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। तो अब ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, साथ x आएगा, प्लस ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा और +2 1 आ जाएगा। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो के मैंने सिंपल आंसर लिखा हुआ है 0 1 1 0 मेरे पास आ गया, और साथ क्या आ गया मेरे पास x, और -2 जब इसमें ये दोनों -2 +2 होगा ये 0 बन जाएगा, -1 + 1 ये क्या बन जाएगा मेरे पास 0। तो f2 कंपोज विद f1 इनवर्स x इज इक्वल टू 0 1 1 0 और साथ क्या आ गया x। तो ये हमने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर ली है जो उन 3 आर्बिट्रेरी पॉइंट्स को मैप करेगी इन पॉइंट्स के ऊपर। और ये मैंने दोबारा एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से क्वेश्चन हमारा, फाइंड द इमेज ऑफ x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि ये एक हमारे पास इक्वेशन है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, इमेज फाइंड करना है अंडर द अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है,
फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन जिसका फार्मूला उसने बता दिया है कि टी ऑफ एक्स, यहाँ पे टी से मैं नाम दे रहा हूँ उसको, इससे पहले हम एफ से नाम देते रहे हैं, तो यहाँ से मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ उसको। टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/a 0 0 1/b इंटू एक्स। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस पे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके बताएं कि इमेज क्या बनेगी। अगर आप देखें ना जरा गौर से, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमें पता है कि ये किसकी इक्वेशन होती है? एलिप्स की इक्वेशन होती है। तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर डोमेन के अंदर एलिप्स पड़ी हुई है, इस पर ये वाला फंक्शन अप्लाई करें, टी वाला फंक्शन, और बताएं कि ये उधर जाके कौन सी इमेज बनेगी, ट्राइंगल बनेगी, एलिप्स रहेगी, स्क्वायर बन जाएगी, सर्कल बनेगी, क्या बनेगी। ठीक है, इस तरह के कन्फॉर्मल मैपिंग के अंदर भी हम क्वेश्चन करते रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। फाइंड इमेज ऑफ दिस इक्वेशन अंडर फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास, तो मैंने आपको बड़ी क्लियरली मैपिंग फाइंड करने की एक डेफिनेशन बताई थी कि हम जो भी डायग्राम दी जाएगी हम उसका क्या सपोज करते हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, और उसके करस्पॉन्डिंग उधर भी हम क्या ले लेते हैं, एक्स डैश वाई डैश, जिसको हम पी डैश का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन को मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट पी एक्स बी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड पी डैश एक्स डैश वाई डैश बी इट्स इमेज आफ्टर अप्लाइंग द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ एज टी एक्स इज इक्वल टू 1/a, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कौन सी है, 1/a 0 0 1/b इंटू एक्स। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब पॉइंट पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाए तो इसका मतलब वो रेंज वाला पॉइंट होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होने के बाद वो रेंज वाला पॉइंट होता है। तो टी ऑफ एक्स का मतलब है एक्स डैश वाई डैश, उस पर फंक्शन अप्लाई हो चुका है, 1/a 0 1/b इंटू एक्स वाई, बिकॉज डोमेन का पॉइंट कौन सा हमने लिया हुआ है, डोमेन के अंदर एक्स वाई पॉइंट है हमारा। ठीक है, अब अगर यहाँ से अगर आप मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1/a इंटू एक्स 0 इंटू वाई, तो एक्स डैश किसके इक्वल आ जाएगा, x/a के, और x किसके इक्वल आ जाएगा, ax डैश के। इसी तरह y डैश किसके इक्वल आ जाएगा, y/b के, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, by डैश के। ये सिंपली मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उनसे दो रिलेशन फाइंड करनी है मैंने। ठीक है, अब करना क्या है, नाउ टू फाइंड इमेज ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, मैं क्या काम करूँगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, ax डैश, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, by डैश। मेरे पास ये डोमेन की इमेज है, इसमें अगर मैं रेंज वाले एलिमेंट्स के रिलेशन पुट कर दूँ तो इसका मतलब है वो फिगर मेरी डोमेन से निकल किस में चली जाएगी, रेंज में चली जाएगी। मेरे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मैंने x की जगह पे ax डैश पुट कर दिया है, y की जगह पे by डैश पुट कर दिया है। ठीक है, तो जब मैं इसको ओपन करूँगा, ए स्क्वायर एक्स डैश का स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बन गया, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। इसका सेंटर ओरिजिन पे होता है एक्स स्क्वायर, हम अगर हम कहें ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम कहते हैं ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसका रेडियस कितना है हमारे पास, ए है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, तो हुआ क्या है बेसिकली, ये चेक करें ज़रा, ये मैंने किसकी खिलाफ से स्केच बनाया हुआ है कि ये असल में डोमेन के अंदर क्या थी, एलिप्स थी। तो जब इस पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई कर दी है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ये बेसिकली मेरे पास क्या बन गई है, सर्कल बन गई है रेंज के अंदर। तो उसने कहा था कि एलिप्स का इमेज फाइंड करें रेंज के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन उसने बता दी थी। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने अप्लाई की है तो उसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, यूनिट सर्कल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, फाइंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड रोटेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स अबाउट 0.10 थ्रू एन एंगल ऑफ मेजर π/2। अब इसका पहले मतलब समझ लें, हमारे पास लाइन कौन सी है, y/x, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, रोटेशन फाइंड करनी है, कौन से पॉइंट के अबाउट, 10 के अबाउट। कितने एंगल पे उसको रोटेट करना है, π/2 पे, 90 के एंगल पे हमने उस लाइन को क्या करना है, रोटेट करना है। अब यहाँ पर जो एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ज़रा इस बात को ध्यान से समझना, फिर हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। आपको पता है कि रोटेशन के लिए हम क्या काम करते हैं, cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, इसके साथ x को हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई। ये रोटेशन मैट्रिक्स कहलाता है ना हमारा।
ठीक है, किसी डायग्राम को या किसी भी इमेज को अगर रोटेट करना है तो हम एक पॉइंट लेके उस पर रोटेशन लगा के फिर दोबारा इमेज फाइंड करके देख लेते हैं कि रोटेट होने के बाद वो क्या बनती है। अच्छा, बात जो समझाने वाली है कि ये मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होता है, आपको याद होगा जब हमने टॉपिक किया था, ये पॉइंट यहाँ पर था, ये इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थी, और हम इस तरह करके रोटेट करके गए थे कौन से पॉइंट पर, पी डैश पर, और यहाँ पर कितना एंगल बन रहा था, थीटा बन रहा था। तो ये हमारा क्या था, ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट पी रोटेट करके गया था ना, आप उस लेक्चर में या देख लें, उसमें मैंने कहा था कि ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, अबाउट ओरिजिन। मतलब कोई लाइन जब या पॉइंट ओरिजिन के अबाउट रोटेट करेगा ना, ओरिजिन के सराउंडिंग में रोटेट करेगा, ये उसका फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, तो तब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब जो करंट सिचुएशन है ना, करंट सिचुएशन क्या है, एक लाइन पास हो रही है y इक्वल टू एक्स, हमारे पास वो लाइन बता देता हूँ मैं यहाँ पर। अब ये है मेरे पास 1 0 और ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। इस लाइन को मैंने रोटेट करना है, ज़रा बात को समझिएगा ध्यान से। ये लाइन कहाँ से पास हो रही थी, ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन को जब ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया जाता है ना, तब ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है। अब इस केस में ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही। इस लाइन को हमने ओरिजिन के अबाउट तो रोटेट नहीं करना ना, उसने क्या कहा हुआ है 1 0 के अबाउट रोटेट करें। इस तरह इस लाइन को रोटेट करें 1 0 के अबाउट, इस पॉइंट को फिक्स बना के रोटेट करें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने करना कैसे है, मैंने ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मुझे तो यही मैट्रिक्स आता है रोटेशन के लिए। ठीक है, तो अब इस लाइन को हम कैसे रोटेट करेंगे, इसका मैंने एक स्केच बनाया है, इसको पहले ज़रा समझ लें काइंडली, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमने 3 स्टेप करने हैं। स्टेप कैसे करने हैं, पहला स्टेप चेक करें जी कि ये लाइन, ये तो हमारे पास एक्चुअल लाइन है ना, ये वाली, ये हमारे पास एक्चुअल लाइन है जो कहाँ से पास कर रही है 1 0 और y इज इक्वल टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइन होती है ये वाली। ठीक है, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस लाइन को पहले यहाँ से मैं नीचे लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, नीचे क्यों लाना चाह रहा हूँ कि जब ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी ना, तो इसका मतलब है फिर मैं अगर उस लाइन को रोटेट करता हूँ तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करूँगा, ओरिजिन के अबाउट रोटेट करूँगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को ऐसे करके रोटेट, यहाँ से इसको रोटेट करता हूँ 1 0 से इसको इस तरह, ठीक है, तो ये लाइन 1 0 के अबाउट रोटेट होगी। इसका तरीका क्या है, पहले इस लाइन को यहाँ से उठा के ना मैं नीचे किस पे लेके आऊँ, ओरिजिन पे लेके आऊँ। तो T1 जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अप्लाई करनी है ना, वो असल में मैंने लाइन को नीचे लेके आना है। नीचे जब लेके आऊँगा ना लाइन को, उसी तरह उठा के, डायरेक्शन चेंज नहीं की, ना रोटेट किया है ना रिफ्लेक्ट किया है मैंने, असल में T1 रिफ्लेक्शन अप्लाई करते हुए क्या किया है, ट्रांसलेट किया है, एक पॉइंट को सीधी लाइन पे मूव किया है मैंने। ठीक है, अब ये स्टेप, ये पहला स्टेप है कि हम लाइन को यहाँ से उठा के नीचे लेके आएंगे ओरिजिन पे। लाइन यहाँ पे ओरिजिन पे पहुँच गई जी। ठीक है, स्टेप 2 में लाइन ओरिजिन पे है। अब ओरिजिन पे लाइन ला के इसको मैं पाए, ये मेरी जो डॉटेड लाइन है ना, ये पुरानी लाइन है ये वाली, और ये जिसको मैं अभी हाईलाइट करने लगा हूँ ये मेरी नई लाइन है। ठीक है, ओरिजिन पर ला कर मैं इस लाइन को क्या करूँगा, रोटेट करूँगा, क्योंकि मुझे इसकी रोटेशन का मैट्रिक्स तो पता है ना कि ओरिजिन पे जो चीज़ रोटेट की जाए तो। ठीक है, ये रोटेट हो गई, और लास्ट है फिर क्या करूँगा कि असल में लाइन में ऊपर से यहाँ से नीचे लेके आया हुआ था ना, तो लास्ट में क्या करूँगा कि जो लाइन से मैंने रोटेट कर दी है ना, पहले देखें ऐसी लाइन थी, मैंने π/2 पे रोटेट कर दी है, अब इसको उठा के इस जगह से फिर वापस ऊपर लेके जाऊँगा। ठीक है, एक तरीका क्या था कि मैं यहीं पे इसको रोटेट कर देता ऐसे π/2 के एंगल पे। अगर मैं यहीं π/2 रोटेट करूँ ना, तो आप देख सकते हैं डायग्राम वैसे ही बनेगी जैसे लास्ट में बनी हुई है। लेकिन मुझे अगर यहाँ पे किसी पॉइंट को रोटेट करना है तो मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स कोई नहीं है रोटेट करने के लिए। ग्राफिकली तो मैंने यहाँ पे कर दिया, यही है रोटेशन, लेकिन मैथमेटिकली मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स ओरिजिन के अबाउट मेरे पास मौजूद है। तो पहले इस लाइन को मैं ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे लेके आऊँगा, ओरिजिन से फिर उसको मैं क्या करूँगा, रोटेट करूँगा, रोटेट करने के बाद दोबारा क्या करूँगा, उसको ट्रांसलेट करूँगा। अब ये सारा स्केच एक बना हुआ है, तो हमने ये 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं। तो गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x, सिंस रोटेशन इज नॉट अबाउट ओरिजिन,
सो फर्स्ट गिवन लाइन इज ट्रांसलेटेड बाय पॉइंट -10। अब ये बात ज़रा ध्यान से देखिएगा कि चूंकि मैंने वापस लेके आना है ना, कितने यूनिट्स वापस मैंने 0 0 पे लेके आना है ना, तो असल में एक यूनिट नीचे लेके आना है। तो एक यूनिट नीचे लाने का मतलब है मेरे पास ये -10 आ जाएगा। ठीक है, 10 पॉइंट है मेरे पास ये वाला। तो इन 3 स्टेप्स में पहले मैं क्या करूँगा, इसको नीचे लेके आऊँगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा कौन सा एक्सिस बन गया, वाई एक्सिस बन गया। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेशन पहले मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, इसको काइंडली देखिए। मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसको एक यूनिट वापस लेके आना है, वाई एक्सिस पे नहीं लेके जाना, उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेके जाना है। तो पहली ट्रांसलेशन मेरी ये परफॉर्म होगी। दूसरा T2 में क्या अप्लाई करूँगा, रोटेशन। और T3 फिर मेरे पास क्या होगी, अगेन ट्रांसलेशन अप्लाई होगी। ये मैंने आगे सारा इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ इसको मैं। पहला स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्या उसमें अप्लाई करेंगे, ट्रांसलेशन लाइन को नीचे लेके आएंगे। फिर आगे क्या करेंगे, देन रोटेशन अबाउट ओरिजिन इज अप्लाइड ऑन गिवन लाइन इज डिटरमिन्ड। जो हम ओरिजिन उस पर रोटेशन अप्लाई करेंगे वो हम डिटरमिन करेंगे कि वो क्या निकलती है हमारे पास। लास्टली टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, लाइन को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाने के लिए वी अगेन अप्लाई ट्रांसलेशन बाय पॉइंट 10। अब देखिए मैं 10 अप्लाई कर रहा हूँ, इट मीन्स पॉइंट को वापस लेके जाना है। पहले -10 वापस लेके आया था ओरिजिन की तरफ, अब उसको वापस लेके जाना है तो 10 ट्रांसलेशन अप्लाई करूंगा उसके ऊपर। ठीक है, ये डायग्राम आप देखेंगे तो आपको क्लियर ही नज़र आ जाएगा। तो वो जो मैंने सारी ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करनी है, अगर मैं उस सारे को समराइज करूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू, ये अंदाजा लगाएं ये क्या अप्लाई किया मैंने। T1 क्या थी, वो जो लाइन को वापस लेके आएगी। T2 क्या है, रोटेशन। T3 क्या है मेरे पास है, अगेन ट्रांसलेशन लाइन को, वेर T1x, T1 जब किसी पॉइंट पे अप्लाई होगा तो क्या करेगा, x माइनस यू। देखे ये सर मैं पॉइंट को माइनस कर रहा हूँ ना, वापस लेके आना है उसको पॉइंट को, तो हम ट्रांसलेट करके आगे लेके जाना हो तो वेक्टर ऐड करते हैं जिस तरह T3 में किया है मैंने। और अगर वापस लाना हो तो हम टी के यू क्या करते हैं, वो जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है उसको माइनस करते हैं। अच्छा जी, T1x इज इक्वल टू, ये x में से u को माइनस करेगा, ट्रांसलेशन अप्लाई करने का हमें मेथड पता है। T2x क्या है, ये असल में क्या करता है, रोटेशन कैसे अप्लाई की जाती है जी, x के साथ मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। और इसमें मेरे पास मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन क्या है, मुझे पता है ना, अगर आपको पता है इसमें क्या था हमारे पास, कितने एंगल में उसको रोटेट कर रहा हूँ, π/2। और किसके अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, अब जब ये लाइन वापस लेके आ गई तो अब तो मैं ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ ना उसको। तो a इज इक्वल टू कॉस π/2। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये मैट्रिक्स तब होता है जब ओरिजिन के अबाउट रोटेशन हो, माइनस साइन π/2 साइन π/2 कॉस π/2। π/2 क्यों एंगल है, क्योंकि कितनी रोटेशन हम करके लेके जा रहे हैं अबाउट ओरिजिन, 90 डिग्री की। और T3x क्या है, इसने असल में फिर क्या किया है, जो आंसर आएगा मेरे पास, मतलब ये वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इन्होंने अप्लाई कैसे होना है। T3 फिर क्या करेगा, जो भी आंसर आएगा उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर क्या कर देगा, ऐड कर देगा जी। चलें जी, अब ज़रा हम टी सारी इकट्ठी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने लगे। इसका मतलब T3 कंपोजिशन विद T2 कंपोजिशन विद T1x। तो सबसे पहले T1 अप्लाई होगा। जब T1 अप्लाई होगा तो ये क्या काम करेगा, ये असल में T1x इज इक्वल टू x माइनस यू, ये असल में उस पॉइंट को पीछे की तरफ लेके आएगा। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि U10 क्यों है। अब जब U10 यहाँ पे माइनस करेंगे ना तो -10 ही बन जाएगा, और जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा। जैसा मैंने ये 10 बताया था आगे जाने के लिए और -10 वापस आने के लिए, तो ये .10 ही है। माइनस का मतलब वापस लेके आ रहे हैं, प्लस का मतलब आगे जा रहे हैं। T1x इज इक्वल टू x माइनस यू आ गया मेरे पास। ठीक है, अब T2 जब अप्लाई होगा, T2 जिस चीज़ पर अप्लाई होगा उसके साथ a को मल्टीप्लाई कर देगा। तो T2 अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, x माइनस यू के ऊपर। ठीक है, तो T2 x माइनस यू के साथ अप्लाई हो रहा है, तो देखें x माइनस यू के साथ उसने a को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। तो जब a मल्टीप्लाई होगा तो a x माइनस a u बन जाएगा। अब T3 क्या करता है, T3 के आगे जो चीज़ हम देंगे ये उसमें u को प्लस कर देगा। तो T3 के आगे जो चीज़ हम उसको देंगे जो क्या है, ax माइनस au, ये ax माइनस u में सिंपली u क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये 3 रोटेशन हमने कैसे अप्लाई की हैं, ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे इन सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को हमने अप्लाई करना है।
अच्छा जी, उसी तरह हम क्या करते हैं कि डोमेन का पॉइंट एक्स है, उसको एक्स वाई ले लेते हैं, और जब उस पर टी अप्लाई हो जाएगा, वो जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स डैश वाई डैश हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये जो अभी मैंने पिछले पेज पे लिखा हुआ था सारा, ये चीज़ है, टी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स क्या बन जाएगा, एक्स डैश वाई डैश। ये ए ज़रा देख लें गौर से, क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ ना, कॉस पाई बाई टू क्या होता है, ज़ीरो, साइन पाई बाई टू वन, तो माइनस आ जाएगा, साइन पाई बाई टू वन, ज़ीरो माइ, तो ए का आंसर मेरे पास क्या है, ज़ीरो माइनस वन, वन ज़ीरो। एक्स मेरे पास किसके इक्वल है, एक्स वाई के, ये माइनस ए, यू मुझे पता क्या है, और ये यू भी मुझे पता है क्या चीज़ है ये। तो अब आए जी, ये मैंने क्या काम किया है इसमें, ये सारा वही है, जब पॉइंट अप्लाई हो गया तो एक्स डैश वाई डैश बन गया, ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, माइनस ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये किसकी वैल्यू है, यू की, और ये भी किसकी वैल्यू है, यू की। ये पिछले पेज वाला मैं उसको फार्मूले में वैल्यू पुट की है सिर्फ। तो जब आप एक्स डैश वाई डैश इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो इंटू एक्स जीरो, माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई बन जाएगा, वन इंटू एक्स जीरो इंटू वाई, तो ये एक्स आ जाएगा, माइनस ये माइनस है ये वाला। ठीक है, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इंटू वन जीरो, माइनस वन इंटू जीरो, मेरे पास क्या बन जाएगा, जीरो, वन इंटू वन, तो ये वन आ जाएगा, प्लस ये कौन सा है, वन ज़ीरो। अब ये तीन मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, तो इनकी एडिशन अगर मैं करूँ, माइनस वन माइनस ज़ीरो प्लस वन, तो ये बन जाएगा माइनस वन प्लस वन, माइनस वाई प्लस वन। और अगर मैं इनकी करूँ आपस में, तो एक्स माइनस वन प्लस ज़ीरो, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन, तो एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन, एक्स माइनस वन मेरे पास आ गया। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ से अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ, तो एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन, और वाई डैश किसके इक्वल आ गया, एक्स माइनस वन के। अब यहाँ से हम पीछे भी क्वेश्चन करते रहे हैं कि मैंने बताया था क्वेश्चन के स्टार्ट में कोई डोमेन के नंबरों का आपस में रिलेशन बताया गया होता है आपको। क्वेश्चन के स्टार्ट में डोमेन के नंबरों का कोई ना कोई रिलेशन आपको बताया गया होता है। तो सिंस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इसको पुट इन वन कर दें। क्वेश्चन नंबर वन में जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिख दें, x, तो क्या बन जाएगा, x डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, ये माइनस एक्स प्लस वन आ गया। तो यहाँ से अगर मैं x को इधर लेके आ जाऊँ और x डैश को उधर लेके चला जाऊँ, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू वन माइनस एक्स डैश बन जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। अब x की ये वाली वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर टू में पुट कर दें। मैंने बताया था कि x y डोमेन के रिलेशन होते हैं, रेंज में हमारे पास, अगर ये मेरे आंसर नहीं है बिकॉज मुझे रेंज और डोमेन मिक्स नज़र आ रही है। अब मैं अगर इसको यहाँ पुट कर दूँ, x इज इक्वल टू वन माइनस एक्स डैश, ये तो अभी भी डोमेन और रेंज मिक्स है। अब अगर मैं x की ये वैल्यू उठा काम पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर टू में, तो क्या बन जाएगा, y डैश इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, x के पे कौन सी वैल्यू आएगी, वन माइनस एक्स डैश, और ये बाद में क्या है, माइनस वन है मेरे पास। बात समझ रहे हैं, ये वैल्यू मैंने जो पुट की है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है x की। तो ये वन और वन कैंसिल होंगे, तो y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स डैश, दिस इज ए रिक्वायर्ड लाइन। तो इसको बड़ा इजीली समझना हमारे पास है कि अगर आपका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये लाइन ऐसे जा रही थी 1 0 से, तो ये इस तरह रोटेट हो जाएगी 90 के एंगल पे। लेकिन हमने इसको सिर्फ इस तरह डायरेक्ट रोटेट नहीं किया, पहले हम इस लाइन को यहाँ से नीचे ले गए हैं, नीचे ला के हमने इस लाइन को क्या किया है, रोटेट किया। रोटेट करने के बाद इस लाइन को दोबारा उठा के वापस ऊपर ले गए। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की हैं। नेक्स्ट हम एक नई ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो है हमारी स्ट्रेचिंग ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेच करना, ये हमारे मतलब कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है कि इस चीज़ को स्ट्रेच किया है, कंप्रेस किया है इसको। ठीक है, अब हम मैथमेटिकली देखना चाह रहे हैं किसी चीज़ को अगर स्ट्रेच करना हो तो क्या चीज़, जिसमें रोटेशन अप्लाई करनी हो तो हम मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमने ट्रांसलेशन करनी हो तो वो वेक्टर हम ऐड करते हैं, अगर हम रिफ्लेक्शन करनी हो तो मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हम देखेंगे अगर हमने किसी को स्ट्रेचिंग करनी हो मैथमेटिकली, मीन्स इस तरह है ना, सपोज करें मेरे पास ये एक फिगर है, ये मेरे पास है, अगर मैं इसको ये इस तरह हो जाए मेरे पास, ठीक है, तो देखें इसका वाई एक्सिस में चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, इसकी हाइट उतनी है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये चीज़ मैंने क्या कर दी है, इसको मैं क्या बोलूँगा, क्या होगी, ये स्ट्रेच होगी है मेरे पास। ठीक है, और अगर ये चीज़ इस तरह हो मेरे पास, एक्स एक्सिस है, तो ये अगर इस तरह हाइट में ज़्यादा हो जाए, इसकी लेंथ उतनी रहे, मतलब ये उसकी हाइट ज़्यादा हो, तो मैं कहूँगा ये किधर स्ट्रेच होगी, अलॉन्ग द वाई एक्सिस होगी है मेरे पास है। ठीक है,
तो स्ट्रेचिंग में असल में हम किसी एक डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में हम देखेंगे आगे चल के स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। Now, stretching is a transformation in which object is stretched by one factor, ये factor लगता है parallel to x axis and other factor parallel to y axis। ये जो मैंने stretching की है ये मैंने किधर की है, parallel to x axis की है, और ये stretching किधर की है, parallel to y axis की है मैंने, ठीक है। अब मैट्रिक्स ऑफ जो स्ट्रेचिंग होता है, मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसकी शेप याद रख लें कि यहाँ पर वो फैक्टर आता है जिस फैक्टर के साथ आपने क्या की है, स्ट्रेचिंग अलोंग द एक्स एक्सिस की है। ये तो हमारे पास 0 0 ही रहेगा हमारे पास, ठीक है, ये 0 0 रहेगा। और इसके बाद मैंने क्या कर दी है, फैक्टर बी वो होता है जितनी हम स्ट्रेचिंग किधर करते हैं, अलोंग द वाई एक्सिस करते हैं, जितनी स्ट्रेचिंग हम उसमें, ठीक है। अब इसमें ये आगे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको कि इज द मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेचिंग इन विच स्ट्रेचिंग फैक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ए। तो अब इतना याद रख लें कि जो स्ट्रेचिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस की जाती है वो फैक्टर हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जो स्ट्रेचिंग हम पैरेलल टू वाई एक्सिस करेंगे वो फैक्टर हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल पे हमारे पास स्ट्रेचिंग के फैक्टर आते हैं कि ये एक्स एक्सिस का फैक्टर होता है और ये वाई एक्सिस का फैक्टर होता है। अच्छा जी, अब ऐसे भी हो सकता है कि अगर मैं कहूँ जी कि मैंने दोनों साइड में स्ट्रेचिंग नहीं अप्लाई करनी, एक्स और वाई दोनों तरफ मैंने स्ट्रेच नहीं करना उसको, सिर्फ मैंने किधर करना है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो ये भी पॉसिबल होता है। तो स्ट्रेचिंग मैट्रिक्स इन विच स्ट्रेचिंग इज परफॉर्म्ड ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस बाय फैक्टर ए इज गिवन बाय, आप उसका जो जिसके अलॉन्ग स्ट्रेचिंग नहीं करना चाहते, 0 नहीं करना उसको, आप उसको क्या कर दें, 1, वो अनचेंज्ड रहेगा। और जितना फैक्टर आप जिस एक्सिस पे दे देंगे उस एक्सिस के अलॉन्ग वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो सिमिलरली स्ट्रेचिंग अलॉन्ग only along y axis by a factor b is represented by matrix। अब देखिए मैंने चूंकि सिर्फ किस एक्सिस के अलॉन्ग करनी है, y एक्सिस के अलॉन्ग करनी है, तो मैंने x एक्सिस को 1 रख दी है। लेकिन ये कभी भी जिसके अलॉन्ग स्ट्रेचिंग नहीं करनी, बता रहा हूँ, उसको 0 नहीं करना कभी, उसको अनचेंज्ड रखने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।